नेपाल वही छोटा पहाड़ी मुल्क जिसे हम भारतीय अक्सर पर्यटक नक्शे पर देखते हैं। पोखरा की झील, काठमांडू का दरबार स्क्वायर, पशुपति मंदिर और हिमालय की बर्फ। वो मुल्क इन दिनों ऐसे जल रहा है कि धुआं दिल्ली तक महसूस हो रहा है। और इस आग को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि नेपाल की पॉलिटिकल कहानी हमेशा से एक मसाला फिल्म जैसी रही है, जहां हीरो खलनायक बदलते रहते हैं लेकिन क्लाइमेक्स कभी आता ही नहीं। कभी राजशाही थी, कभी पंचायत सिस्टम, फिर लोकतंत्र आया, फिर माओवादी बगावत। और इस दौर में खून खराबा, धोखा और कुर्सी की राजनीति ने जनता का दिल तोड़ा। आज जो हालात बने हैं उसमें नया नहीं है कि सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। नया ये है कि गुस्सा इस कदर फूटा कि पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। संसद और राष्ट्रपति भवन तक जला दिए गए। पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल की पत्नी को भीड़ ने जिंदा जला दिया। यह सुनकर सिरहन होती है, लेकिन यह नेपाल की राजनीति की नंगी हकीकत है, जहां सत्ता से गुस्सा कभी भीड़ को इंसानियत से बाहर कर देता है। और इस बार चिंगारी बनी सोशल मीडिया बैन। जी हाँ, ओली सरकार ने फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, व्हाट्सएप सब बंद कर दिया। तर्क दिया अफवाहें फैल रही है, लेकिन हकीकत यह थी कि बेरोजगारी युवा पहले से ही तंग थे। करप्शन सिर चढ़कर बोल रहा था। नेता अपनी फौज बनाकर घूम रहे थे। और फिर ये बैन लगा तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। काठमांडू की सड़कों पर हजारों लाखों नौजवान निकल गए। वही जेनजी जिसे आप आजकल शॉर्ट्स बनाते और टिकटॉक पर गाते देखते हैं। उन्होंने पत्थर उठाए, बैनर थामे और नारे लगाए। पुलिस ने गोलियां चलाई, गोलियां बदन चीरती चली गई। 2 दिनों में 25 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए, अस्पताल खचाखच भर गए। और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ खड़ा यह गुस्सा सीधे व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन में बदल गया। संसद पर हमला, प्रधानमंत्री आवास पर हमला, मंत्रियों के घर जलाए गए। और जब भीड़ ओली के घर तक पहुंच गई तो प्रधानमंत्री ने हथियार डाल दिए, इस्तीफा दे दिया। अब सेना ने एयरपोर्ट से दरबार और सरकारी दफ्तरों का कंट्रोल संभाल लिया है। रात भर कर्फ्यू लगा रहा, लेकिन गुस्से की आग अभी भी बुझी नहीं है। अब सवाल है, नेपाल को आगे कौन संभालेगा? क्योंकि ओली के बाद जो शून्य बना है उसे भरने के लिए 3 नाम सबसे आगे निकल रहे हैं। पहला है बालेन शाह। यह वही बालेन है जो कभी रैपर थे, फिर इंजीनियर बने, फिर काठमांडू के मेयर बने और अपनी क्लीन इमेज, बोल्ड अंदाज और सोशल मीडिया फ्रेंडली स्टाइल की वजह से युवाओं के आइकन बन चुके हैं। इस आंदोलन का चेहरा भी बन चुके हैं। लोग उन्हें पीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। और उनका नारा है, न भारत का न चीन का, नेपाल सबसे पहले। लेकिन राजनीति सिर्फ नारों पर नहीं चलती। इसलिए दूसरा नाम है संदूक रूट का। ये पुराने नेता हैं, लेकिन इमेज साफ सुथरी है। लंबे वक्त से मेहनत कर रहे हैं और माना जा रहा है कि कंसेस कैंडिडेट बन सकते हैं, खासकर तब जब पुरानी पार्टियां और सेना मिलकर कोई चेहरा ढूंढना चाहे जो सभी को मान्य हो। तीसरा नाम है माओवादी धड़े का, यानी पुष्प कमल दहल प्रचंड और उनके जैसे पुराने चेहरे जो नेपाल की राजनीति में बार बार आते जाते रहे हैं, कभी गिरते कभी बनते। इनका संसद में अभी भी नंबर है जो डील मेकर की पोजीशन पर है। लेकिन जनता का गुस्सा माओवादियों पर ही उतना ही है, क्योंकि लोगों को लगता है कि इन पुराने नेताओं ने सिर्फ कुर्सी की लड़ाई खेली, जनता को कुछ नहीं दिया। यही वजह है कि यह टकराव अब पुराने और नए के बीच है। लेकिन ध्यान रहे कि नेपाल की राजनीति हमेशा दिल्ली और बीजिंग के बीच झूलती रही है। ओली चीन के करीबी थे, इसलिए उनका जाना चीन के लिए झटका है। बालेन शाह ज्यादा नेशनलिस्ट लाइन पर चलते हैं, भारत और चीन दोनों से बराबर दूरी बनाना चाहते हैं। संदूक रूट का झुकाव थोड़ा भारत की ओर है और माओवादी धड़ा हमेशा चीन के साथ खड़ा दिखता है। इसलिए वह सिर्फ नेपाल का पावर गेम नहीं, बल्कि एशिया की भू राजनीति का भी सवाल है। अब जरा सोचिए उस देश को जहां का युवा नौकरी छोड़ सड़कों पर लाठियां खा रहा है, जहां के माता पिता अपने बच्चों की लाश उठाकर अस्पतालों के बाहर रो रहे हैं, जहां के मंत्री घर छोड़कर भाग रहे हैं और सेना को हवाई अड्डे तक कब्जा करना पड़ रहा है। वहां पर प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालना क्या मतलब रखता है? यह कुर्सी गद्दी नहीं, बल्कि बारूद के ढेर पर बैठना है। और ये भी सच है कि नेपाल की जनता अब आधे अधूरे समझौते नहीं मानेगी।
ये आंदोलन भले सोशल मीडिया बैन से शुरू हुआ हो, लेकिन इसका असली कारण बेरोजगारी, करप्शन और व्यवस्था का ढह जाना है। इसलिए ओली का इस्तीफा इस कहानी का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। अब देखना है कि क्या बालिन शाह जैसे नए चेहरे को मौका मिलता है और नेपाल किसी स्थिर राह पर जाता है, या फिर पुराने राजनीतिक जमात मिलकर वही खेल खेलती है। नेता बदलते रहते हैं, कुर्सी बदलती रहती है, जनता जलती रहती है और पहाड़ों का यह देश बार बार अस्थिरता की घाटी में फंसता रहता है। अभी जो तस्वीरें नेपाल से आ रही है, सड़कें पर जलते टायर, संसद की दीवारों पर लगे नारे, रोते बिलखते परिवार, सेना के बूटों की धमक और युवाओं की आंखों में आग, वो सिर्फ नेपाल की नहीं, पूरी दुनिया के लिए अलार्म है कि जब कोई व्यवस्था युवाओं को उम्मीद नहीं देती, तब सोशल मीडिया बैन, गोली, लाठी, कर्फ्यू कुछ भी उन्हें रोक नहीं पाता। नेपाल आज उसी चौराहे पर खड़ा है और वह चौराहा तय करेगा कि क्या यह देश का नया लोकतांत्रिक अध्याय लिखेगा या फिर वही पुरानी राजनीतिक स्क्रिप्ट दोहराई जाएगी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मेरा नाम रश्मि है और आप देख रहे हैं एयर नाउ।